Good morning everyone. I welcome all of you on your own channel. आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं which is direct and indirect, and it is not only important for competitive exams but also for academic perspectives like up to higher secondary grades. आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है और उसको हम कैसे चेंज करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग इट आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू whatever I am going to write on the board, just write down on your fair notebook, especially for class 10th or 12th section. क्योंकि आप लोगों के जो नोट्स हैं वो अलग से नहीं भेजे गए हैं, तो आप वीडियो के थ्रू ही उसको बना सकते हैं. आई विल राइट द डेफिनेशंस ऑल्सो. सो प्लीज़ मेक श्योर कि जो लिखवाई जाए आपको जो चीज़, उसको आप कॉपी पे फेयर कॉपी पे नोट कर लें. I am going to discuss in a very detailed manner. Although there are previous videos on our channel related to imperative and exclamatory and optative narrations, but from this video I am going to tell you everything about narration. What is direct or indirect narration, what is pronoun table, how do we change pronouns, and how do we change tenses according to the rules. तो आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा और स्टेप बाय स्टेप लिखते भी जाइएगा. फर्स्टली हमारा नरेशन को एक्सप्लेन करना. इफ़ आई डिफाइन नरेशन इन फ्यू वर्ड्स, आई वुड से नरेशन इज़ अ स्टेटमेंट. एक कथन हो सकता है, कथन कह सकते हैं आप इसको. नरेशन इज़ अ स्टेटमेंट. बेसिकली एक स्टेटमेंट है विच इज़ सेड बाय समवन फॉर समवन एल्स. ठीक है, जो किसी के थ्रू कहा गया है, किसी के लिए कहा गया है. नाउ देयर आर टू थिंग्स यू मे नोटिस that in direct narration there is a speaker, जो चीज़ जो सेंटेंस को बोल रहा है, जो स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है, और एक वो स्टेटमेंट है जो उसके थ्रू बोला गया है. सो देर आर टू पार्ट्स इन डायरेक्ट नरेशन. वन इज रिपोर्टिंग वर्ब, द फाइनाइट वर्ब इन विच द स्पीकर इज गोइंग टू से समथिंग, एंड द अदर पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच. वी कैन से स्टेटमेंट जो कि स्पीकर के थ्रू बोला गया है, वो सेंटेंस होता है. तो डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन आपको पहले लिखनी होगी कॉपी पे. नरेशन मैंने आपको बता दिया कि ये स्टेटमेंट होते हैं जो किसी के थ्रू बोले जाते हैं और किसी के लिए बोले जाते हैं. इट मे बी थर्ड पार्टी ऑल्सो, मतलब किसी के बारे में बोलना. इट मे बी समथिंग और सम पर्सन्स ऑल्सो. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. डू राइट इट ऑन योर फेयर कॉपी प्लीज. डायरेक्ट नरेशन या हम कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है. अ डायरेक्ट नरेशन और स्पीच is the way to express a statement in a direct form. I hope my handwriting is visible to you. Whatever I am going to write on the board आपको दिख रहा होगा. तो डायरेक्ट नरेशन क्या होती है या डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. ये एक ऐसा वे है किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने का जो डायरेक्ट वे में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं. So
एक्सप्रेस करने का एक ऐसा तरीका, डायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करने का तरीका जो होता है उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ डायरेक्ट नरेशन और स्पीच इज़ द वे टू एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने का वे है इन अ डायरेक्ट फॉर्म में, इन विच देयर इज़ अ स्पीकर, जिसमें एक स्पीकर होता है, हु स्पीक्स द सेंटेंस और स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट और सेंटेंस को बोलता है, इन द फॉर्म एज इट इज़, उसी फॉर्म में जैसे कि वो बोला गया है। आप इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहें कि डायरेक्ट वे में सेंटेंसेस कैसे होते हैं एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू डायरेक्ट फॉर्मेट, तो आप इस तरह से एक सेंटेंस लिख लीजिए एग्जाम्पल में। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मेट का एक सेंटेंस है जिसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा क्या होता है? वो फाइनाइट वर्ब जिसमें स्पीकर इंटेंड करता है कुछ बोलने के लिए, जिस टेंस में वो बोलेगा उसकी फाइनाइट वर्ब को डिफाइन किया जाता है, और ये स्टेटमेंट होता है जो स्पीकर के थ्रू कहा जाता है। तो आप इतना पहले स्क्रीनशॉट के थ्रू इसको लिख लीजिएगा बाद में। अब इसके बाद हमारी डायरेक्ट नरेशन में दो चीज़ें होती हैं, वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। A direct narration has two parts in the format. कौन कौन से हैं? The first one is reporting verb. Please do write with me on your fair copy. Reporting verb. ठीक? And the second one is reported speech, which we generally enclose within inverted commas. Got it? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में पार्टेड है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। अब हम अगर पूछें कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ है तो उसके बारे में भी आप लिख लीजिए। इट इज़ द फाइनाइट वर्ब in which the speaker intends to say the sentence or you can write statement in place of sentence। ठीक है, जिस फाइनाइट वर्ब क्या चीज़ होती है जिसमें वो वर्ब होती है जिसमें स्टेटमेंट को कहने के बारे में टेंस को डिफाइन किया गया है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इट इज़ सो सिंपल। रिपोर्टेड स्पीच is the direct statement spoken by the speaker। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगी आपकी? रिपोर्टेड स्पीच इज द डायरेक्ट स्टेटमेंट विच इज स्पोकन बाय द स्पीकर। जो स्टेटमेंट बोला जाता है स्पीकर के थ्रू वो आपका रिपोर्टेड स्पीच है। टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। देखिए, डायरेक्ट नरेशन में तो हमने डायरेक्ट फॉर्म आपको बता दी। इनडायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं? वी चेंज सम टेंसेस, प्रोनाउंस और सम वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम और पोजीशन, जो हमारे टाइम और प्लेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लाइक एडवर्ब्स, उनका भी चेंज होता है। तो वो हमें इनडायरेक्ट वे में, मतलब इन अदर वर्ड्स, और वी कैन से कि अगर हम उसे चेंज करके ट्रांसफॉर्म करके अपने वर्ड्स में बताते हैं तो दैट इज आवर इनडायरेक्ट नरेशन। नाउ यू हैव टू पुट द हेडिंग इनडायरेक्ट नरेशन। The indirect narration or statement is the transformed
form in which we change pronouns, tense or words expressing nearness or time. According to the rules. The indirect narration is a transformed form in which we change pronoun, tense or words. Indirect narration क्या है? एक बदला हुआ रूप है, एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म है जिसमें हम प्रोनाउन, टेंस और वर्ड्स जो कि टाइम और प्लेस को एक्सप्रेस करते हैं, वी जनरली डू दिस काइंड ऑफ चेंजेस वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्मेट. सो आपका ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन हो गई. ठीक है. As I'm writing step by step and removing all the patter, you just take a screenshot before I remove, and later on from all the screenshots you can write the better on your copy. It will be very easier for you. Now the second heading is general rules for indirect narration. General rules or common rules we can say, which we keep in mind while changing a direct narration into indirect format. तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये आपको पॉइंट्स में लिखने हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का? We remove commas. Commas in the sense there is a comma after reporting verb and the statement is also enclosed within double inverted commas. So while changing it into indirect narration we have to remove all the commas. तो first जो point है जो आपको याद रखना है, which you have to remember is we remove commas. कब करते हैं? While making indirect narration. While making indirect narration. सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? We use connectors or we can say suitable connectors because there are different variety of suitable connectors according to the sense of sentences. आपको मैं सेंटेंसेस को भी एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आइडेंटिफाई करके कौन सा सुटेबल कनेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में. सो वी यूज़ सुटेबल कनेक्टर्स. देखिए सेकेंड पॉइंट में हमको क्या याद रखना है कि वी यूज सुटेबल कनेक्टर्स टू जॉइन द रिपोर्टिंग वर्ब विद रिपोर्टेड स्पीच. हियर RV स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब एंड RS स्टैंड्स फॉर रिपोर्टेड स्पीच इन प्लेस ऑफ कॉमा विच इज़ यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. जो कॉमा हम रिपोर्टिंग वर्ब के बिल्कुल बाद में यूज़ करते हैं उसके जगह पर हमें क्या लगाना होता है? कनेक्टर यूज़ करना होता है सो दैट वी मे कंबाइन बोथ द पार्ट्स. ओके, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कंबाइन करने के लिए. Our next point is
Our third and last point is, which I find very important, we change tense, pronoun or other words expressing nearness or time according to the rules if there is any necessity to change it. ठीक है, तो लास्ट स्टेप आपका ये हो गया. ये 3 पॉइंट्स जो है वो जनरल रूल्स में आते हैं जब हम इनडायरेक्ट नरेशन को बनाते हैं. तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, अब इसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में अलग अलग तरह के नरेशंस को फॉर्म किया जाता है. मतलब अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो आप जानते हैं कि कितने तरह के सेंटेंसेस में नरेशन बन सकती है. लाइक असर्टिव, इसको भी अब मत लिखिएगा. असर्टिव, इंट्रोगेटिव, imperative, optative and exclamatory. So there is one more sentence which is conditional sentence. I have also told you about these types of sentences which are liable to make indirect. So ये जो 6 मैंने आपको बताया कंडीशनल सेंटेंस, एक्चुअली वो कंडीशनल क्लॉज से स्टार्ट होते हैं एंड द प्रिंसिपल क्लॉज ऑलवेज बिगिंस विथ सब्जेक्ट. सो इट कम्स अंडर द असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस. हम उसको आगे पीछे रख के बना लेते हैं. उसको भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी. फर्स्टली मैंने ये क्यों लिखा कि ये जो 5 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं जिनको आप लोग जानते हैं, इसमें अलग अलग तरह के रूल्स हैं. असर्टिव में नरेशन के रूल्स हैं, इंट्रोगेटिव में अलग कनेक्टर्स का यूज़ होता है और उसके जो रिप्लेसिंग वर्ड हैं इन प्लेस ऑफ सेट टू जो हम रखते हैं वो रिप्लेसिंग वर्ड्स अलग होते हैं. ऑप्टेटिव के रूल्स अलग हैं और एक्सक्लामेटरी के अलग हैं. दो इनडायरेक्ट बनाने के सेम और कॉमन रूल्स हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस के टाइप्स पर बेस्ड कुछ डिफरेंट रूल्स हैं. उसको जानने से पहले आपको मुझे ये बताना ज़रूरी है कि ये जो 5 टाइप सेंटेंसेस हैं इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. सपोज़ हमारे पास एक कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, इसको आप अभी लिखिएगा नहीं, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, सो प्लीज़ डू नॉट राइट एनीवेयर जब तक मैं कहूँ ना. एक एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, ही सेड टू मी कॉमा आर यू एंग्री. सपोज दिस इज योर डायरेक्ट नरेशन. ये सेंटेंस है आपका. तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सेट टू की जगह पे टोल्ड लगा देंगे, और मतलब जिनको उतनी नॉलेज नहीं है. यहाँ पे आप ये देखिए कि हर सेंटेंस चाहे वो असर्टिव हो इम्परेटिव हो उसके अलग अलग रूल्स होते हैं. मतलब हम सेट टू का रिप्लेसमेंट हमेशा एक ही वर्ड के साथ करें, इट इज़ नॉट नेसेसरी. समवेयर वी यूज स्टेटेड, टोल्ड, समवेयर वी यूज आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ. In imperative sentences, we mostly use ordered, requested or advised according to the sense of our reported speech. Exclamatory में हम surprised, exclaimed with surprised का use कर सकते हैं. So there are different words which we use in place of set to, which is a finite verb of reporting verb. तो इसकी जगह पे कुछ different words use होते हैं. And when we combine both the parts of direct narration while making indirect narration, we have to use a suitable connector. Do we use connector that in all sentences? No. Do we use connector if in all sentences? No. Actual में आपका ये जो sentences के टाइप्स हैं उनके अकॉर्डिंग इनके कनेक्टर्स भी अलग अलग हैं. लाइक इंट्रोगेटिव में अलग है, इम्परेटिव में अलग है, ऑप्टेटिव में अलग है, असर्टिव में अलग है. तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टेड स्पीच कि वो कौन से सेंटेंस को बिलोंग कर रही है. देन वी आर गोइंग टू यूज इट्स सुटेबल कनेक्टर एंड द रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ सेट टू. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव था, हमें कैसे पता चला? इसकी क्या स्पेशलाइजेशन है कि आपके लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में स्पीच के लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज गिवन. ये कुछ छोटे छोटे क्राइटेरियाज हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी स्पीच कैसी है. तो सबसे पहले आज हमको ये देखना है कि हम सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सेंटेंसेस मीन्स आर रिपोर्टेड स्पीच. ओके,
कुछ ज़्यादा लेंथी वे में नहीं बताऊंगी मैं, इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बता रही हूँ, इसको आप सिर्फ समझ लीजिए ऐसे। देखिए, असर्टिव सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ओके। असर्टिव सेंटेंसेस को स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें एक डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट दिया होता है, और स्टेटमेंट इज गिवन विच कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये इसकी स्पेशलिटी है। इसकी बिगिनिंग किससे होगी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। The most important thing to identify whether a sentence belongs to assertive or other category of sentences, आपको देखना है if subject is given in the beginning of a sentence, it is always assertive form, okay? आपको यहाँ पर अगर सब्जेक्ट पता चल रहा है तो वो assertive form में होती है। अब सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट have different types also. A subject may be a noun. Please do not write. I am requesting you. It is for rough use only. प्रोनाउन इट हो सकता है, देयर हो सकता है, जीरन हो सकता है एंड इन्फिनिटिव भी हो सकता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि जो सब्जेक्ट है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट आर दीज वर्ड्स। नाउन हो सकता है प्रोनाउन इट विच इज़ आर न्यूट्रल और डमी सब्जेक्ट, देयर हो सकता है विच इज़ आर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जीरन हो सकता है विच वर्क्स इन अ सेंटेंस लाइक अ नाउन, इन्फिनिटिव भी हो सकता है विच वर्क्स लाइक जीरन इन अ सेंटेंस। तो ये अगर आपके सेंटेंस में कहीं आ रहे हैं तो दीज आर सब्जेक्ट, एंड इफ द सेंटेंस बिगिंस विद अ सब्जेक्ट इट इज ऑलवेज इन असर्टिव फॉर्म। नाउ इट मे बी आइदर इन नेगेटिव और अफर्मेटिव। सपोज हमने एक सेंटेंस लिखा ही प्लेज हेयर, ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, इट इज प्रोनाउन। और एक सेंटेंस लिखा ही डज नॉट प्ले हेयर। बोथ द सेंटेंसेस बिलोंग टू असर्टिव कैटेगरी, ओके, क्योंकि सब्जेक्ट है, एक अफर्मेटिव है, एक आपका नेगेटिव है। तो आपने क्या देखा कि असर्टिव सेंटेंस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि हमारे सेंटेंस के बिगिनिंग में दिया होगा सब्जेक्ट एंड आवर सेंटेंस टर्मिनेट्स विद अ फुल स्टॉप और पीरियड। जब आप एंड में देखेंगे तो वो फुल स्टॉप पर या फिर आपके पीरियड पर एंड होगा। Now our second sentence is interrogative sentence. It is very easy to identify these kind of sentences because the most important thing here in these sentences is the question mark. Question mark अगर लास्ट में लगा हुआ है तो वो आपका interrogative sentence है, लेकिन for your comfort and ease according to the way of my teaching method, I just categorize into two type 1 and type 2. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप टाइप 1 टाइप 2 में डिवाइड कर लीजिए। कैसे? टाइप 1 सेंटेंसेस में आपके प्राइमरी, ऑक्सिलरी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। इन दीज सेंटेंसेस प्राइमरी ऑक्सिलरीज which are be do have, which are the forms of be do have as you know, and the modal auxiliaries which expresses mode in a sentence. So either primary or modal is given in the beginning of a sentence. Although there is a question mark in the end, तो वो तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन मार्क रहेगा, मगर टाइप 1 के सेंटेंसेस में प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज दी होगी। मॉडल ऑक्सिलरीज एग्जांपल में मैं आपको बता दूं विल, शैल, कैन, मे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। टाइप 2 में क्या होता है? द सेंटेंस डू हैव प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, but before these auxiliaries there is a question word, or we can say there is a question phrase. Now you must be thinking what is the difference between question word and question phrase. Question word is a single word which can be put in the beginning of a sentence in a single word. Why, where, who, like these all the words are question words. अब उस क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव फॉर्म को अटैच कर दिया जाए तो वो फ्रेज फॉर्म बन जाती है। फ्रेज इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 वर्ड्स एज यू कैन अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन फ्रेज में आपके जैसे इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, व्हाट सॉर्ट ऑफ बर्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रेस, लाइक ये पूरा आपका जो फ्रेज फॉर्म में है। तो आपके जो टाइप 2 के सेंटेंसेस है इंट्रोगेटिव के, वो क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन फ्रेज से स्टार्ट होंगे और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपने समझा असर्टिव और इंट्रोगेटिव। नाउ वी मूव ऑन आवर थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज इम्परेटिव।
इम्परेटिव के भी आपके कितने तरह होते हैं, कितने टाइप्स हो गए, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ओके, देखिए ये चीज़ें आपको कहीं बुक्स में उतने डिटेल्ड वर्जन में नहीं मिलेगी, बस आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से समझा रही हूँ। टाइप 1 में सेंटेंसेस आपके कैसे हो सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, वी नो दैट एन इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड। इट डजंट हैव एनी सब्जेक्ट इन रिटन फॉर्म बट इट इज़ अंडरस्टूड ऑलवेज। जो सब्जेक्ट है वो लिखा नहीं जाता, लेकिन क्या माना जाता है, हमेशा यू मानते हैं हम उसको, लेकिन उसको लिखना ज़रूरी नहीं समझते। तो आपके जो टाइप 1 के सेंटेंसेस हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकते हैं। उसके नेगेटिव डू नॉट से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है, ऑलवेज से भी शुरू हो सकता है, उसके नेगेटिव नेवर से भी शुरू हो सकता है, या फिर आप देख सकते हैं सेंटेंस में कहीं प्लीज़ या काइंडली दिया होगा बट सब्जेक्ट नहीं दिया होगा। अगर आपके स्टार्टिंग सेंटेंस की बिगिनिंग इन वर्ड से हो रही है तो वो इम्परेटिव के टाइप 1 के सेंटेंसेस है। इम्परेटिव सेंटेंसेस भी लास्ट में फुल स्टॉप या पीरियड पर ही टर्मिनेट किए जाते हैं। अब हम टाइप 2 की बात करें अगर, तो टाइप 2 और टाइप 1 में डिफरेंस इतना है, देयर इज़ अ वेरी माइनर डिफरेंस। टाइप 1 के सेंटेंस लेट से स्टार्ट नहीं होते, बट टाइप 2 के सेंटेंसेस हम लेट से स्टार्ट होते देखेंगे। तो आप इतना समझ लीजिए अभी कि ये लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। टाइप 3 में कौन से सेंटेंसेस आते हैं? टाइप 3 में वो सेंटेंसेस हम लेंगे, इनके भी कुछ रूल्स होंगे, जिसमें हम कुछ मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं, मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं, लाइक वुड हो गया, कुड हो गया, मे हो गया एंड सो ऑन। कुछ ऐसी वर्ड्स या कुछ ऐसी वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम बता रही है इम्परेटिव सेंटेंस और ये मॉडल वर्ब्स तो इन्होंने इंट्रोगेटिव टाइप 2 में भी बताया था। तो इंट्रोगेटिव टाइप 2 में भी ये मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जैसे वुड है, कुड है, मे है या शुड है, इनसे आपका कोई सजेशन या कोई पोलाइट रिक्वेस्ट या जो मोस्ट फॉर्मल वे में बोली जा सके वो एक्सप्रेस करते हैं हम। मतलब कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनका अगर हम सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज़ करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंस के ज़्यादा अगर मैं प्रेफर करूं तो वो मोर पोलाइट वे में बोले जाने वाला एक सेंटेंस है, फॉर्मल वे में बोले जाने वाले एक सेंटेंस को डिफाइन करती है और उसके लिए हम ये वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो आपके टाइप 3 में कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होंगे जैसे कुड यू प्लीज़ क्लोज द विंडो या कुड यू क्लोज द विंडो। तो जब हमने कुड का यूज़ पहले किया, इट इज़ द मोर फॉर्मल वे टू आस्क समवन टू क्लोज द विंडो। ओके, तो टाइप 3 में आपके कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत रेयर इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे जो इस तरह के इनडायरेक्ट नरेशन बनाए जाते हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल्स होंगे। आपने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं, इसको भी आप 3 टाइप्स में ले लीजिए। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इट्स माई ओन वे टू टीच। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सो टाइप 1 में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या है? पहले फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस बेसिकली अ सेंटेंस which expresses a desire or wish. Your wish may be a curse also and your wish is there for any good thing also. लेकिन ये कर्ज को भी एक्सप्रेस करती है और ब्लेसिंग्स को भी एक्सप्रेस करती है, बोथ चीज़ों को एक्सप्रेस करती है साइमल्टेनियसली। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि टाइप 1 के सेंटेंसेस में मे से स्टार्टिंग होती है और टाइप 2 में भी मे से स्टार्टिंग होती है। तो डिफरेंस क्या है? मैंने टाइप 2 अलग से बना दिया, आप समझ जाइए। मे के बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो टाइप 1, मे के बाद अगर गॉड आ रहा है तो टाइप 2, और अगर विदाउट मे आ रहा है तो टाइप 3। आप इसको ऐसे समझ लो, इजीली आप समझ जाओगे। अब देखिए, मे से ही स्टार्ट होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। They are very similar to exclamatory sentences because at the end of the sentence there is an exclamation mark.
सो वी डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस का टर्मिनेशन विद द सेम एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं लास्ट में। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस की बिगिनिंग में से हो रही है और उसके बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है, अ सब्जेक्ट मे बी आइदर एनी अदर सब्जेक्ट, इट मे बी अ नाउन और प्रोनाउन, और यू कैन राइट गॉड इन प्लेस ऑफ दोज नाउन्स और प्रोनाउंस। गॉड इज ऑल्सो अ नाउन, समझ रहे हैं? तो ये नाउन ही तो हुआ ना, सब्जेक्ट ही तो हुआ। मे के बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है और एक्सक्लेमेशन पर एंड हो रहा है सेंटेंस, तो इट इज़ योर ऑप्टेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप के सेंटेंसेस कुछ ऐसे होंगे तो वो ऑप्टेटिव ही, लेकिन आप उसमें देखेंगे कि मे का यूज़ नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, लॉन्ग लिव आवर फादर। हियर द मॉडल वर्ब मे इज नॉट यूज्ड, बट इट इज़ एक्सप्रेसिंग अ विश। सेंटेंस में ये एक विश को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन मे का यूज़ नहीं हुआ है, और एंडिंग में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिखेगा। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप इन टाइप्स को समझ जाइए, अलग अलग ऑप्टेटिव में आते हैं ये। तो इतना आपने देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब मे से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, और मे मॉडल वर्ब भी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइए कि इंट्रोगेटिव टाइप 2 में, सॉरी टाइप 1 में आपका मॉडल वर्ब भी आता है। सेंटेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं आपको लिख के दूँ, look at these two examples. Both the sentences are beginning with may, but in the first sentence we find that there is a subject after may. May I use your pen, but it is terminating with a question mark, so it is an interrogative type, type 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी की कुछ फॉर्म से या फिर मे से स्टार्ट हो सकता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। सेकेंड जो सेंटेंस है, इसमें भी द सब्जेक्ट इज ऑलरेडी गिवन आफ्टर मे, बट द टर्मिनेशन इज विद एक्सक्लेमेशन मार्क, सो हियर इज द सेंटेंस इन ऑप्टेटिव फॉर्म। आपने देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और इम्परेटिव को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। तो इसके बाद हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी, आवर लास्ट आइडेंटिफिकेशन अमंग सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? If I talk about the specialization of optative and exclamatory, both the sentences terminate with the same exclamation mark, but there is a difference. Whereas your optative sentence expresses a desire or wish, your exclamatory sentence expresses a sudden feeling of your heart. A sudden feeling of your heart means आपके दिल से उठने वाली त्वरित भावना को एक्सप्रेस करना, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस है वो क्या करते हैं? सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे अब बात आती है कि सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, आपके हार्ट से कितने तरह की फीलिंग्स निकल सकती हैं। इट मे बी अ फीलिंग ऑफ जॉय, इट मे बी अ फीलिंग ऑफ सॉरो, इट मे बी अ फीलिंग ऑफ एंगर, इट मे बी अ फीलिंग ऑफ फियर। ओके, तो इतने तरह की जो